हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 80 प्रश्नों का यह पूरा पेपर होने वाले हैं, जिसमें से आप सभी का टारगेट इन 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न सही करने का होगा। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम 2 घंटे में समाप्त होने वाले हैं, इसी 2 घंटे में 38 प्रश्न आप सभी को जीके के मिलने वाले हैं हल करने के लिए, 37 प्रश्न हिंदी के मिलने वाले हैं, 20 प्रश्न मैथ के मिलने वाले हैं और सबसे अधिक 55 प्रश्न रीजनिंग के मिलने वाले हैं, जो कि आपका पेपर पूरे 150 प्रश्नों का होने वाले हैं। और एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। एक बात है कि इस पेपर में आप सभी का एक भी प्रश्न पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, यानी जो आपका पेपर 8 जून से शुरू हो रहा है, आप पूरे 150 प्रश्नों को गोला भरेंगे, ध्यान रखिएगा। और यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम इस बार 32,679 पदों पर होने जा रहा है, जिसमें से 50 से 55 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। यानी एक दिन में जो आपका पेपर होगा, जैसे कि 8 जून को 2 शिफ्ट में पेपर समाप्त होंगे, 9 जून को 2 शिफ्ट में पेपर समाप्त होंगे और 10 जून को 2 शिफ्ट में, यानी टोटल 6 शिफ्टों में पेपर होगा। यदि हम 54 से भाग करेंगे 9 लाख, यानी एक दिन में 9 लाख स्टूडेंटों का एग्जाम होने वाले हैं। तो एक आइडिया आप लगाइए कि पेपर किस लेवल का होगा इस बार आपका, क्योंकि आप जाने कि इस टाइम जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसमें आपका 55 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। और ये पेपर कब से चला? 27 अप्रैल से, जो कि कब खत्म होगा? 30 मई को। सोचिए कि एक महीने में पेपर ये समाप्त हो रहा है, लेकिन यूपी पुलिस का पेपर केवल 3 दिन में समाप्त होगा। तो किस तरह से आयोग पेपर बनाती होगी, किस लेवल का बनाती होगी। तो साथियों, जिस तरह से हर बार यूपी पुलिस के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं ना, उसी पेपर लेवल के प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 8, 9, 10 जून क्वेश्चन पेपर की तरह रहने वाले हैं। अब सारे क्वेश्चन को देखिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे इस टाइम चल रही है, और सारे प्रश्नों को उत्तर आप खुद से करिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्लास को शुरू करते हैं पहले इस प्रश्न से, ठीक है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और हर बार यहाँ से यूपी पुलिस के पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है? तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो ये देहरादून जिले में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। जीएसटी को कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो साथियों, जीएसटी को कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था जीएसटी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर। और आगे बढ़ने से पहले साथियों, सबसे पहले आप लोग यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के कटऑफ को क्लियर करना है, तो 16 मई से पहले भाई ये 1500 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, जिसमें से आप सभी को 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिलेगा। जैसे एक सेट में पूरे 150 सवाल मिलेंगे, तो जब आप एक टेस्ट ओपन करेंगे तो उसी तरह आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जिसमें से आपका यूपी जीके रहेगा और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन ऐड रहेंगे। इसके अलावा हम आप सभी को जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी को पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके और मात्र 50 रुपीज़ पे करके सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। सबसे पहले तो भाई ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आप लोग अपने पास मंगाकर सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एग्जाम से पहले हम आप सभी को रामबाण क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच की सीमा है? 49वीं समानांतर रेखा एक किसके बीच की सीमा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो दशहरा को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण देता क्या कहलाती है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है क्या कहलाती है? तो रेपो दर कहलाती है।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब जो कि प्रयागराज के एक नेता कौन थे? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के एक नेता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली खान थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय देशों की श्रेणी में आते हैं, तो भारतीय जो है वो किस देशों की श्रेणी में आते हैं भाई? तो ये निम्न मध्यम आय देशों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। किसने जीवित चीजों में विशेषताओं की वंशागति को सिद्धांतों में योगदान दिया? तो साथियों किसने जीवित चीजों में विशेषताओं की वंशागति को सिद्धांतों में योगदान दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। और ओके, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये किस राज्य में स्थित है? भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो साथियों कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो मालदीव देश। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किसका अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो किसका अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? तो टोटल 9 राज्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 16 नंबर को। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो साथियों स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया है? तो पूरे 22 भाषाओं को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो साथियों भारतीय संविधान की जो राजनीतिक कुंडली है किसके रूप में वर्णित किया है? तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था? तो साथियों किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था? तो आप जानते भाई वो कौन था, लेकिन ये सवाल सोच समझ कर उत्तर करिएगा भाई। जैन धर्म अपना लिया था सिंहासन को त्याग करके, मौर्य शासक था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी प्रश्नों का उत्तर साथ में करते चलिए। धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो तन्यता कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक समूह का मुख्यालय तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत के किस राज्य को एक ही दिन में 18 जीआई टैग मिले? तो साथियों भारत के किस राज्य को एक ही दिन में पूरे 18 जीआई टैग मिले थे? तो उत्तराखंड राज्य को मिले थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 25 नंबर को। किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा वादक रूप में दर्शाया गया था? बताइए दोस्त, किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा वादक रूप में दर्शाया गया था? तो समुद्रगुप्त के। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी किस वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 1969 में हुआ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो लॉर्ड डफरी ने तैयार की। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। 2025 महिला प्रीमियर लीग WPL के फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल की और 3 सीजन में दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था? तो भाई 2025 महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल किया था और 3 सीजन में दूसरी बार खिताब अपने नाम किया? तो आप सभी को मालूम है कि एक बार भाई RCB ने जीता, 2 बार मुंबई इंडियंस ने, तो इस बार भी 2025 का मुंबई इंडियंस जीता था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। तो साथियों चलिए एक प्रिडिक्शन आप करिए कि जो इस टाइम 2026 का मेंस IPL चल रहा है भाई वो कौन जीतने वाला है, कौन सी टीम? कमेंट करके आप बताइए। जैसे देखिए मुंबई तो भाई निकल चुकी है IPL से, आप सभी को मालूम होगा, और लखनऊ भी निकल चुकी है, लखनऊ सुपर जायंट्स भी निकल चुके हैं। अब बच रहे केवल 8 टीमें। तो बताइए दोस्त कौन सा वो टीम आपके अनुसार लग रहा है? RCB है, पंजाब है, राजस्थान, यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक CSK भी बना है भाई। तो बताएंगे आप सभी लोग। एक दिल्ली भी तो निकल गई है भाई, दिल्ली भी तो निकल गई है। तो आप कमेंट करके बताइए आपके अनुसार इस बार कौन सी टीम फाइनल जीतने वाली है। आज का डेट भाई 12 मई है, आप प्रिडिक्शन करिए, फाइनल आपका 30 मई को होने वाले हैं। तो हमारी तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा, जो बिल्कुल सटीक जवाब दिया रहेगा यही इस बार टीम होगा। आज का क्लास का कमेंट हम भाई स्क्रीनशॉट लेकर रखने वाले हैं, ठीक है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिए चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष में मिली थी? श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष में मिली थी? तो 1948 में मिली थी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है? कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है? तो डूरंड रेखा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जय मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो साथियों भारत का पहला जय मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है भाई? तो महाधिवक्ता देते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में की गई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। प्लास्टिक मनी का एक उदाहरण कौन सा है? प्लास्टिक मनी का तो CC यानी क्रेडिट कार्ड है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो नेफोस्कोप का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। कौन सा संशोधन पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है? तो साथियों कौन सा संशोधन पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है? तो 73वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है? तो सोनल मानसिंह है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? तो साथियों किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा है जो कि उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो साथियों कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो मिजोरम राज्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। हमारा यही भाई
टारगेट है कि आप एक भी क्लास छोड़िए मत और क्लास के सारे क्वेश्चन आप तैयार साथ में करते चलिए, ठीक है। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। ओके, भारत में अभियंता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो साथियों, भारत में जो अभियंता दिवस मनाया जाता है वो किसकी याद में? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान देश है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? तो सहसंजक बल बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। जलाटी किस देश की मुद्रा है? साथियों, जलाटी किस देश की मुद्रा है? तो पोलैंड देश की। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? इसमें से कौन सा एक धनायन है भाई? तो याद रखिए अमोनियम, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? तो याद रखिए 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। वायु में चांदी की शिल्पकृतियां किसके बनने से मलिन हो जाती हैं? तो साथियों, वायु में ना चांदी की शिल्पकृतियां किसके बनने से मलिन हो जाती हैं? तो सिल्वर सल्फाइड के। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। 2001 से लेकर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल औसत साक्षरता दर वृद्धि क्या है? 2001 से लेकर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल औसत साक्षरता वृद्धि क्या है? कितने प्रतिशत का है? तो 11.4% का है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 51 कॉल करिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र है? साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र है? तो भदोही में भाई। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्कोर भी लास्ट में पूछेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो अब हिंदी के सवाल आएंगे, हिंदी का एक भी सवाल छोड़िएगा मत भाई। कौन सा वाक्य द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है? माँ बच्चे को खाना खिलाती है, यह क्या है? द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखिए, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? पक्षी कौन सा कारक है? तो पक्षी कर्म कारक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। शिवाजी ने साधक से कहा, वत्स बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त तद्भव रूप क्या होगा? वत्स का तद्भव रूप क्या हो गया भाई? तो बच्चा होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण तो उत्कृष्ट होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 56 को। निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। मेरे द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा गया। तो साथियों, मेरे द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा गया, तो किस प्रकार का ये वाच्य है मेरे दोस्त? तो ये कर्मवाच्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? एक प है, एक फ है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए, निशाचर भागा, इसमें कौन सा अलंकार है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए, निशाचर भागा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। सूत सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताइए। सूत सूत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो पुत्र सारथी होगा।
बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 60 नंबर को, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो साथियों वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अनुग्रहित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को, अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो एक अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, चित्तकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? चित्तकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो मृदुला गर्ग है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? साथियों किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? तो भाई पराजय का हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 64 को, परिच्छेद में उपसर्ग कौन सा है? परिच्छेद में उपसर्ग तो परी है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 65 को देखिए, दध्योधन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दध्योदन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दधि प्लस ओदन होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, बाँछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बाँछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ है तो प्रसन्न हो जाना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 67 को, वध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो साथियों वध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? वधु प्लस आगम होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 68 को, व्याकरण का जानकार कहलाएगा। साथियों व्याकरण का जानकार कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? व्याकरण। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, पर्वत रत्न विशेष सूर्य सर्प वृक्ष किस अनेकार्थिक अर्थ है? तो साथियों पर्वत रत्न विशेष सूर्य सर्प वृक्ष एक किस अनेकार्थिक अर्थ है? तो ये नग के हैं भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो 70 नंबर को, निम्नलिखित में से विभाव कितने प्रकार हैं? साथियों विभाव कितने प्रकार हैं? तो पूरे 2 प्रकार हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 71 को, पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पुरः लगा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 72 को, व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बी प्लस आ है व्याकरण। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 73 को हल करिए, निम्नांकित में से कौन सी ध्वनि नासिक व्यंजन? इस बार टारगेट रखिएगा कि हिंदी में 37 का 37 पूरा टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। हमेशा याद रखिए आपके दिमाग में 37 का 37 सवाल हमें सही करना है हिंदी में, ठीक है। कौन सी ध्वनि नासिक के व्यंजन है? तो याद रखिए म। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 74 को, अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? तो प्रतीप कहलाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75 को, कलम का सिपाही जीवनी की रचयिता कौन है? कलम का सिपाही जीवनी की रचयिता कौन है? तो अमृत राय है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76 को, क्रीड़ा क्षेत्र का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? क्रीड़ा क्षेत्र का सही समासिक विग्रह कौन सा है? तो क्रीड़ा के लिए क्षेत्र है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 77 को, गोविंद ने राम को जगवाया इसमें किस प्रकार की क्रिया है? साथियों गोविंद ने राम को जगवाया तो इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें प्रार्थक क्रिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 78 को, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन से? तो चिदंबरा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? साथियों प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो विधाता नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80 को, निम्न में से कर्ता मैं एक वचन का बहुवचन बताइए। भाई मैं एक वचन का बहुवचन बताइए कौन सा होगा? तो हम हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों 80 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताएं कि आप सभी का इन 80 सवाल में से कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न
बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। साथियों, यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा इसी क्लास में। लगातार इसी तरह क्लास आएगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा क्लास में मेरे दोस्त। बस आपको लेकिन डेली क्लास करनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। ओके, तो यहाँ से हमारे पास केवल 1 महीने से कम दिन का भी समय बचा है। आज भाई 12 मई है, 12 मई समाप्त होने वाली है। तो अच्छे से टारगेट बनाइए कि इस बार एक सीट पक्की करें, अपने कट ऑफ को क्लियर करें। आप जाने कि यूपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। ओके, तो खूब मेहनत करिए, खूब मॉक टेस्ट लगाइए, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए। इस टाइम केवल प्रैक्टिस करना है अधिक से अधिक क्वेश्चनों को, वो भी कम समय में। ठीक है, एक भी दिन में ऐसा नहीं कि कोई दूसरा सब्जेक्ट आप छोड़ देंगे। जैसे आपको जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग और करंट अफेयर को भी देखना है, यूपी जीके को भी देखना है। एक दिन में एक भी आप सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते साथ एक और पेपर के साथ। आपका 8:30 पे रात में एक और पेपर आएगा, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तभी तो करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।